छोटे भाई हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी, हमारे नालागढ़ के विधायक छोटे भाई श्री प्रदीप सिंह बाबा जी, जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, श्री शिव कुमार जी, श्री मदन चौधरी जी, श्री सुरजीत चौधरी जी, गुलजार ठाकुर जी, सुरेंद्र सेठी जी, सभी सम्मानित मूल विधानसभा क्षेत्र से आए मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, तकरीबन आज से ठीक 20 दिन बाद हमारी सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। 3 साल में हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि व्यवस्था परिवर्तन से आम लोगों की जिंदगी में सुधार लाया जाए, और इस दिशा में मुझे आज बताते हुए खुशी है। काफी अड़चनों के बाद हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे प्रदेश हमारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बद्दी विधानसभा क्षेत्र में राम कुमार जी हमेशा बद्दी की बात करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट पढ़ रहे थे, और पिछली बार जब मैं आया था फिर और लंबी लिस्ट पड़ी थी। यहाँ मेरे से ये घोषणा करवा देते हैं और उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में बैठ जाते हैं, और फिर ये 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, मीटिंग का इंतजार करते हैं कि ये घोषणा करो। हमने यहाँ एसडीएम ऑफिस खोला, हमने जो भी राम कुमार जी ने, जब मैं पहली बार आया था सब ऑफिस को खोला। मैं राम कुमार जी का लोगों के प्रति दर्द देखकर ऐसा महसूस होता है कि जो लोग इनकी राजनीतिक काट करते हैं, इनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, ये वो विधायक है जिनके मन में आपके लिए दर्द है और दिमाग में हमेशा दूर की तरक्की छिपी हुई है। सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला कोई पुण्य का कार्य किया तो 6000 अनाथ बच्चे जो अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, उन्हें कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 6000 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा पैदा होने से लेकर 27 साल की उम्र तक हमारी सरकार रख रही है। उसमें जब वो +2 के बाद 18 साल के बाद कॉलेज में जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे कोई प्रोफेशनल कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, उसकी सारी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार और हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है। और जिस तरह हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह उस बच्चे को हर महीने 4000 रुपया पॉकेट मनी मिलती है, और उसे गर्मी के कपड़ों के लिए और सर्दी के कपड़ों के लिए 2 बार साल में 10-10 हजार रुपया दिया जाता है। कोई त्योहार आता है उसके लिए भी उसे त्योहार फेस्टिवल के रूप में 500 रुपया दिया जाता है। ये वो पहला पुण्य कार्य हमारी सरकार ने उन अनाथ बच्चों के लिए किया जिनकी कोई आवाज नहीं थी। वो मुझसे कोई मांगने नहीं आए थे कि हमें ये दे दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने उस परंपरा को तोड़ा, उस व्यवस्था को तोड़ा जहां आप सचिवालय में जाकर अधिकारियों की बैठक लेते हैं। मैं सबसे पहले उन बच्चों के पास गया जो किसी न किसी तरह से अपनी माता को खो चुके थे, पिता को खो चुके थे। उनसे मैंने सीखा, और आज मुझे खुशी है कि इस योजना का लाभ 6000 बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही मैंने अधिकारियों की बैठक ली, उसके बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी, उसने प्रदेश के हित में बहुत अच्छे कार्य किए होंगे। जब देखा तो इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, और सरकारी कर्मचारियों की 16 पे कमीशन का एरियर भी हमारे जिम्मे छोड़ा। उससे पहले जून 2022 में इतनी रेवड़ियां बांटी उन्होंने कि कई जगह स्कूल खोले थे, इन्होंने स्कूल खोल दिए, कई जगह हॉस्पिटल खोलने थे, इन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया, कई जगह पीएससी खोलनी थी, पीएससी खोल दी। महज नोटिफिकेशन थी हो, ऐसी संस्थान खोल के क्या फायदा जो सिर्फ छलावे के लिए खोली जाए। हमने निर्णय किया, पहले हम अपने जो नियुक्तियां हैं उनको करेंगे, और हमने उन सब स्कूलों को ये निश्चित किया कि अब हम सब स्कूलों का मर्जर करेंगे। मैं शिक्षा के स्तर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो अध्यापक हमें डांटते भी थे, कान भी खींचते थे,
और हाथ आगे करके वो सीटी बोलते थे, उससे थोड़ा सा कुटाई भी करते थे। अब क्या हो गया, अब बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। ठीक है, हम उनको किसी को कुटाई नहीं करना चाहते, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के आधार पर 21वें स्थान पर पूरे देश में पहुंचा दिया। 21वें स्थान पर पूरे देश में पहुंचा दिया। यानी कि आप लोगों का जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, हम आपको भी धोखा दे रहे हैं, उस बच्चे को भी धोखा दे रहे हैं, और जो स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक है वो भी उसको भी धोखा दे रहे हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। हम सवेरे बच्चे को बड़े लाड प्यार से तैयार होकर भेजते कि बच्चा स्कूल जा रहा है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। हमने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के दृष्टिकोण से सोचा, हमने फैसला लिया, और हमने फैसला लेकर सबसे पहले क्या किया, सारे जो बोर्ड, जो डायरेक्टरेट था, चाहे वो प्राइमरी डायरेक्टरेट था, चाहे वो एलिमेंट्री डायरेक्टरेट था, और चाहे सेकेंडरी डायरेक्टरेट था, शिक्षा का स्तर एक ही तरह का, लेकिन 3-3 डायरेक्टर आपने बैठा दिए, 2-2 डायरेक्टर आपने बैठा दिए। फिर क्या हुआ, आधे तो ट्रांसफर में ही रहते थे, क्योंकि विधायक मंत्री उनके ट्रांसफर लेके आ जाते थे, और आधे क्या होते थे, आधे पढ़ाते थे। हमने सबसे पहले एक कड़वा फैसला किया कि शिक्षा का एक ही निदेशालय बनाया, जो स्कूल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। उसके बाद उस गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने के लिए हमने पाया कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा इंग्लिश में कम पढ़ते हैं। हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम से सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाई शुरू की, और अभी अभी बदलाव हो रहा है। हमने कहा कि गांव के बच्चों को, आम परिवार के बच्चों को भी एक अच्छे स्कूल की शिक्षा नीति लानी पड़ेगी। इसलिए हमने 100 स्कूल अगले एकेडमिक सेशन से सीबीएसई में खोलने का शुरू किया, और इसके लिए हम अलग से कैडर बनाएंगे, अलग से ड्रेस कोड होगा, और आने वाले एकेडमिक सेशन में जो उन स्कूलों में पढ़ेंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे सीबीएसई के स्कूल है, चाहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है, उन स्कूलों में पढ़कर जो बच्चा होगा, जब वो +2 और 10th के बाद निकलेगा तो आत्मविश्वास से भरपूर होगा, उसमें किसी भी टीचर की कमी नहीं रखेंगे। ये फैसला हमने किया। मैं आज इसी तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि राम कुमार जी मुझे कह रहे थे कि हमारे स्कूल भी आप सीबीएसई कर दीजिए। मैं जीएसएस बद्दी को, जीएसएस भरोटीवाला को और जीएसएस चंडी को भी सीबीएसई करने की घोषणा करता हूं। ये मैं सब इसलिए कह रहा हूं, ये किसी ने मांग नहीं की है। कोई हमारे पास बच्चों के परिवार के लोग हमारे पास नहीं आए हैं। हमने खुद सोचा कि क्यों हम उन बच्चों को धोखा दे रहे हैं, किसान के बच्चे को धोखा दे रहे हैं, आप परिवार के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। और इस दृष्टि से हमने फैसला किया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 साल में ऐसी शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जहां हर एक परिवार गर्व से कहेगा कि मेरा बच्चा इस सरकारी स्कूल से पढ़कर आया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरा, हमने हेल्थ सेक्टर को देखा। क्या है हेल्थ सेक्टर? हमारे 5-7 मेडिकल कॉलेज है। कोई बीमार हो जाता है, बद्दी वाले तो चलो पीजीआई में चले जाते हैं, धक्के खाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। आईजीएमसी का जो सबसे प्रीमियम हमारा मेडिकल कॉलेज है, जब मैंने उसका प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट के विभाग के अधिकारियों से ली तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा एक गांव का किसान, एक गांव का आम आदमी हॉस्पिटल में बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आता है। अगर उसका एक्सरे की मशीन पूछी जाए तो 15 साल पुरानी एक्सरे की मशीन है। जो राजधानी का मेडिकल कॉलेज है 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन है। फिर क्या होता है? आईजीएमसी में गए, किसी मेडिकल कॉलेज में गए, डॉक्टर देखता है, कोशिश करता है डॉक्टर, और डॉक्टर कोशिश करता है कि बीमारी का पता लगाए, और उसके बाद आपको वो रेफर कर देता है कि आप पीजीआई जाइए। इस सारे सिलसिले में आपका कितना पैसा खर्च हो जाता है। हमने उस व्यवस्था को भी बदला। आने वाले 6 महीने में आप ये देखना, सभी जितने मेडिकल कॉलेज हैं और जितने ग्रामीण हमारी डिस्पेंसरियां हैं, उसमें हम जो एम्स में टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी,
उस व्यवस्था को हम आईजीएमसी में भी कर रहे हैं, टांडा में भी कर रहे हैं, नेर चौक में भी कर रहे हैं और यहाँ के हॉस्पिटलों में भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये चीज एक ऐसी सोच है ताकि जब कोई आम आदमी वहां जाकर चेक करवाए तो उसे ये पता लग सके कि मुझे बीमारी क्या है। आपकी बीमारी का अंतिम पता तो कई बड़े हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्च करने के बाद पता लगता है। इस दृष्टि से हमने उसमें भी बदलाव किया। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। मैं कहना चाहूंगा, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में आंखें मूंद रखी थी। ये आपका बद्दी का क्षेत्र है, नालागढ़ का क्षेत्र है। यहां 5000 बीघा जगह आपकी जो हमारे किसानों की ली हुई है, 5000 बीघा जगह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, हिमाचलियों को नहीं दी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। जहां जनता की संपदा और प्रदेश की संपदा को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर लुटा दिया गया। और किस तरह दिया गया? अगर आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाते तो महिलाओं को 6% और पुरुष को 8% रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, चाहे वो एक विश्वा भी करवाए। यहां क्या हुआ? 5000 बीघा की ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगी, ना ही कोई पैसा उसको रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ा। उद्योगपतियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दे दिया। अब देखना यह है कि किसने लोगों को दी। बड़ा दुख होता है जहां हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलते। अगर ये 5000 बीघा का मैं अगर हम बद्दी के लोगों को ही प्लॉट दे देता तो कम से कम इससे ही 3000 करोड़ रुपया सरकार को आए होते और आपके लिए अच्छा जगह भी मिलती। और क्या किया? जो बिजली हम सर्दी में अक्टूबर से मार्च के बीच में 5 और 6 रुपए मार्केट से खरीदते हैं, इन्होंने कहा 5 साल तक आपको 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी, जो पानी होगा वो भी फ्री मिलेगा और जो आप प्रोडक्शन करेंगे उसमें जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए बियर हाउस भी सरकार बना के देगी। मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा ये बहुत गलत बात है। हम सरकार में आए हैं, हम सरकार में सेवा के लिए आए हैं, हम संपदा को लुटाने के लिए नहीं आए हैं। जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं ना प्रदेश की संपदा को लुटने दूंगा ना लुटाने दूंगा। इस दृष्टिकोण से मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने पूछा कि ये कस्टमाइज पैकेज क्या है, और आज मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5000 बीघा 1 करोड़ 12 लाख रुपए में उन 5000 बीघा को 4 बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। कहा लोगों को रोजगार मिलेगा? मुझे ये बताइए, इस बद्दी के जो पंडाल में लोग बैठे हैं, जो हमने 5000 बीघा जगह 1 करोड़ 12 लाख में दी, किसी को रोजगार मिला? हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं मिला, नहीं मिलेगा। आपकी संपदा है ये, हम उसके संरक्षक हैं। आप हमें 5 साल के लिए चुप कर भेजते हैं। अगर हम यही सोचे कि हम सरकार में बैठे हैं और जनता की संपदा को लुटा देंगे तो ये न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जो जगह आपने कहा है उसको हम नहीं लेने देंगे, क्योंकि मैंने उसमें अड़ंगा अड़ाया और मैंने कहा कि इस जगह में ना तो हम 3 रुपए यूनिट बिजली देंगे, ना 1 रुपए मीटर के हिसाब से जगह देंगे। हम इस जगह को खुद विकसित करेंगे और हिमाचल के लोगों को हम प्लॉट भी देंगे और हिमाचल के लोगों को हम चाहेंगे कि उनको हम प्लॉट देकर वो अपना धंधा शुरू करें। ये फर्क है। डबल इंजन की सरकार है। आए दिन सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ एक बीजेपी का सोशल मीडिया का कैंपेन है। आपने देखा होगा, हमारी सरकार के किसी के खिलाफ नहीं बोला जाता, सिर्फ मेरे खिलाफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आपकी संपदा को लुटाया है, धन को लुटाया है, उसको आप रोकने का कार्य कर रहे हैं। और जो मैंने पैसा बचाया, आपके 3000 करोड़ रुपए का पैसा बचाया, उनसे आम जनता को क्या लाभ दिया? जो अनाथ बच्चे थे उन्हें सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दर्जा दिया। जो विधवाएं बहनें थी, विधवाएं माताएं थी, उनके बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या बीएड कर रहे हैं, उन सबको भी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत हम पैसा दे रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके, ताकि किसी विधवा बहन को किसी के हाथ झुकाने की जरूरत न पड़े।
तीसरा, हम गांव के परिवेश से आते हैं, आप सब लोग गांव के परिवेश से आते हैं। हमने एक प्राकृतिक खेती का आंदोलन चलाया हुआ है। उस प्राकृतिक खेती में अगर आपके पास 5 कनाल जगह है और अगर हल्दी का तो सीजन चले गया, अगर आप हल्दी लगाते हैं तो 5 कनाल जगह में हल्दी लगाने का आपको एक साल में 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। वो सारी हल्दी सरकार खरीदेगी, वो प्राकृतिक खेती से उगाई हुई हल्दी होगी। और हल्दी की खेती में जो किसान है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ना तो उसको बंदर खाता है ना तो सुअर खाता है। कणक के बीज तो बंदर निकाल के खा लेता है। ये 90 रुपए किलो के हिसाब से अगर आप किसान लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर अपना फॉर्म भरते हैं, अगले साल 90 रुपए किलो के हिसाब से जो गेहूं से उगाई हुई हमारी कच्ची हल्दी की सरकार खरीदेगी। उसी तरह गेहूं भी 60 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीद रही है, 40 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीद रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप जाके फॉर्म भरिए, मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में जो मैंने आपको कहा है वो सब पैसे आपको उपलब्ध होंगे। ये आपके पैसे हैं। अभी हम इस तरफ जा नहीं रहे। हर एक आदमी सरकार को रोजगार मानता है कि सरकार में नौकरी लग जाए। सरकार में तो रोजगार के हम अवसर पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि घर बैठ के आपको 5 कनाल से 5 लाख रुपए की इनकम हो? अभी आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। अभी खेती को हम छोड़ चुके हैं क्योंकि सब चीजें हम डिपुओं से ही लेने लगे हुए हैं। और मैं डिपुओं के खाने राशन के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि हम अपनी जनता को क्या खिला रहे हैं? जो डिपू से राशन ले रहे हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है? क्या खाने जो हम खा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, युवा साथियों के साथ कहना चाहता हूं, ये वो समय है जब बदलाव आ रहा है। हमने सरकारी क्षेत्र में अभी जितने भी सरकारी क्षेत्र में है 800 पटवारी के पद भरने जा रहे हैं, 800 और पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करने जा रहे हैं, 400 असिस्टेंट स्टाफ नर्सेस की भर्ती करने जा रहे हैं और 600 के करीब टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्ती करने जा रहे हैं। आप कंपटीशन दीजिए। ये वो सरकार है जो पारदर्शिता में विश्वास रखती है। ये पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जहां हमीरपुर के सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपरों को बेच दिया जाता था, जहां आम गरीब परिवार का बच्चा जो मेरिट में होता था वो बड़ी उम्मीद के साथ अपना पेपर देता था, माँ बाप को कहता था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया, मैं जल्दी ही सरकारी नौकरी लग जाऊंगा। लेकिन हमीरपुर के सबऑर्डिनेट बोर्ड में वो पेपर बेचे गए और हमने उस बोर्ड को भंग किया। आज हमने वो सारा बोर्ड कंप्यूटर बेस पर कर दिया है। आने वाले समय में कोई भी आपको ऐसी शिकायत नहीं आएगी कि पेपर बेचे गए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब चीजों की अनदेखी की थी। और मैं इसलिए कहता हूं कि चाहे पुलिस की भर्ती थी, उसमें पेपर ही लीक हो गया, फिर भंग कर दिया। जो क्लर्क लगने थे उसमें पेपर लीक कर दिया और पेपर जो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो +2 में 3rd डिवीजन में पास थे। ये हाल भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 साल की सरकार ने किया। बहुत कहते थे डबल इंजन की सरकार। 2023 में प्रदेश में आपदा आई, मैं पूरे प्रदेश में गया और जब आपदा प्रभावित परिवारों से मिला, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से हमने अपना पक्का घर दिन रात मेहनत की कमाई से बनाया, रात को खाना यहां खाया, सुबह यही नहीं पता था कि वो घर भी रहेगा, पढ़ने वाले बच्चों की स्कूल की किताबें भी रहेगी, पीने का पानी का गिलास भी रहेगा। तकरीबन 23,000 परिवारों के घर 2023 में आंशिक रूप से या पूर्णतया नष्ट हो गए। मैं अधिकारियों के पास आया, अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से 1,30,000 रुपए मिलता है और हिमाचल प्रदेश की सरकार 20,000 उसमें डालती है, 1.5 लाख रुपए मिलता है। मैंने कहा गांव में रहने वाला एक आम परिवार का और किसान परिवार का आदमी 1.5 लाख से कैसे घर बनाएगा? कहा कि कानून ऐसा है, नियम ऐसे है। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया। हर प्रत्येक परिवार को आर्थिक तंगी के बाद भी 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हमने उनको दी। और जिसका घर में पानी सिल्ट घुस गया था उसको हमने 25,000 की जगह 1 लाख रुपया दिया। जिसकी गाय मर गई थी, जिसकी भैंस मर गई थी, उसको 55,000 रुपया दिए। अभी दोबारा आपदा आई। हम भारतीय जनता पार्टी से बार बार कहते हैं
कोई ऐप नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है। मैं आपके नेतृत्व में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, 7 एमपी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री से मिलकर बात करना चाहता हूं कि जो आपने 1500 करोड़ रुपया की घोषणा की है, उस 1500 करोड़ रुपए को तो हमारे को दिलाने में आप मदद कीजिए। अभी तक उसका कोई भी पैसा हमारे पास नहीं आया है। देश के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, हमारे पास नहीं आया। हम कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। मैंने मंडी में, जिसमें सबसे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, मैंने कहा हमें आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करनी पड़ेगी। और हमने जब वहां अभी आपदा प्रभावित परिवारों को राहत बांटी तो 2400 आपदा प्रभावित परिवारों को पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपया दिया, और आज यहां भी उसके लिए हम दे रहे हैं। और ये भी कहा कि इनके बर्तन पलंग ग्रास सब चीजें बह गई है, इस पैसे को मैं 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दूं, और 1 लाख रुपया देने की भी हम उनको बात। ये दर्द हमारे सीने में है, हमेशा से आपके लिए पीड़ा रही है, हिमाचल प्रदेश के लिए पीड़ा रही है। मैं दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। कोई आपदा प्रभावित परिवारों में हमारे साथ खड़े नहीं हुए, कभी नहीं खड़े हुए। विधानसभा का सत्र बनाते हैं, उसमें वॉकआउट कर जाते हैं। हम लोग आपका दर्द बांटने के लिए आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश की जनता का होगा, हिमाचल प्रदेश के लोगों का होगा। जब आप आज से ठीक 2032 में आप बड़ी खुशी से होकर जाएंगे कि हम उस समृद्धशाली हिमाचल प्रदेश से आए हैं, जहां सबके हाथ में पैसा होगा। हमारी नीतिगत बदलाव से और व्यवस्था परिवर्तन से ये सब होने जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं, आपने मेरा पिछला भाषण भी यही सुना होगा कि 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कल्पना में नहीं कर सकते, जिस कुर्सी पर बैठकर मुझे अनुभव है कि क्या क्या होता है सत्ता की कुर्सी में बैठकर। मैंने स्पष्ट अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, कोई गलत काम करेगा, कोई भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो, कितना बड़ा अधिकारी भी क्यों ना हो। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, आप लोगों का भला चाहती है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे हम? हम डॉक्टरों की भी भर्ती कर रहे हैं। आज आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हमने बद्दी का उद्घाटन किया। राम कुमार जी ने जो CSR के तहत जो पैसा दिया, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने वहां डिजिटल एक्सरे और डिजिटल अल्ट्रासाउंड का भी आपने वहां 1 करोड़ 69 लाख रुपया खर्च करवाया है। यही हम रुकने वाले नहीं है, हम इस व्यवस्था में और मजबूती लाना चाह रहे हैं। और निश्चित तौर पर बद्दी की पॉपुलेशन के हिसाब से यहां विभाग भी खुलने चाहिए। हम 50-50 हजार पर विभाग खुलवा रहे हैं, लेकिन बद्दी की 5 लाख की पॉपुलेशन पर हमने SP ऑफिस यहां खोला। हमने यहां आज मैं सड़कों की हालत देख रहा था तो इनका रोना हमेशा की तरह था कि मेरा आधा एरिया तो कसौली में जाता और आधा बाबा जी जाते, दोनों जगह कांग्रेस के विधायक सारा पैसा ले जाते। तो आज मैं बद्दी में PWD का एक्शन ऑफिस खोलने की भी घोषणा करता हूं, ताकि राम कुमार जी के पैसे कोई और ना ले जाए। और जब एक्शन ऑफिस खुलेगा तो सड़कों की हालत भी सुधरेगी। यहां की जनसंख्या के आधार पर मैं बद्दी को जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है उसको भी 100 बेड करने की घोषणा करता हूं। एक मानपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मैं घोषणा करता हूं, और एक ही छत के नीचे आपको सब सुविधा मिले। यहाँ एक ही छत के नीचे आपको पटवारी भी मिले, कारको भी मिले, सब लोग मिले, SDM भी मिले, तहसीलदार भी मिले। उसके लिए मैं SDM कार्यालय बनाने की घोषणा करता हूं, जिसमें 25 करोड़ रुपए की खर्चा है। दूसरा, अभी तक बद्दी में कोई बस स्टैंड नहीं बना है। बहुत सुंदर बस स्टैंड हम बद्दी में बनाने जा रहे हैं, और इस बस स्टैंड का मैंने आज शिलान्यास किया है। आने वाले समय में इस बस स्टैंड पर जितना भी निर्माण होगा, अभी तो इसमें इन्होंने 37 करोड़ से खरीद करवाया, पर 37 करोड़ से ज्यादा होगा, तो उसको भी मैं देने की घोषणा करता हूं।
आपने देखा होगा कि हमने रेवेन्यू में भी राजस्व अदालतें लगाकर आम लोगों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश की है। पहले इंतकाल के लिए आपका कितना समय लग जाता था, आप देख रहे हैं कि तहसीलदार और पटवारी आपके इंतकाल कर रहे हैं। अभी कर रहे एक ऐसी टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने जा रहा हूं कि आप घर बैठ के अपनी रजिस्ट्री भी करवा सकेंगे और अपने म्यूटेशन भी करवा सकेंगे। आप परिवार खानों में धक्के मत खाइए, समय लगता है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। और भारतीय जनता पार्टी से फिर मैं एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, राजनीति के लिए बहुत समय, अभी 2 साल है चुनावों के, बहुत हमें गालियां देना जितना देना हमें, लेकिन आप कम से कम जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया की घोषणा की है उसमें हमारा साथ दीजिए। ये कोई हमारे घर में नहीं जाने वाले, ये सब आम जनता के पैसे आम जनता को मिलने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अगला जो मेरा कार्यक्रम होगा वो पहाड़ में होगा और मैं जो उन्होंने मांगा है उसको पूरा भी तो करना है। तो एक लिस्ट बड़ी लंबी है, तो मैं इनसे चाहूंगा कि लिस्ट लंबी को छोटी करें और जो हो सकता है उसको करें। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए। हमारा ग्राउंड के लिए दे देंगे आपको, जिस दिन आपका ग्राउंड में अच्छा हॉस्टल देंगे, आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम अपनी जगह करवाइए, मैं उसके लिए 10 करोड़ रुपए दूंगा जिस दिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का नाम पर, जिस दिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पर, और मैं अच्छा उस ग्राउंड बनाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से हिमाचल प्रदेश को हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सब लोगों का सम्मान हो, जो कुछ मांगता नहीं तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी आवाज नहीं है। उस आवाज और दर्द को पहचानने की शक्ति कांग्रेस पार्टी की सरकार में है, हम में है। हम उन सब लोगों के साथ खड़े हैं और जो आपकी संपदा लुटाई जा रही थी उसको रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये थोड़े टाइम लगता है, हमारे जो फैसले हैं वो आंवला खाते हो ना, आंवला का स्वाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कड़वा लगता है और बाद में मीठा लगेगा। ये मीठे कड़वे आंवले के बाद मीठा स्वाद आना शुरू हो गया है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।